अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वह एक दास्तान है जिसका नाम है फसाने अजायब, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर जो है वो है मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़े थे एक खुदनविश्त एहसान दानिश का लिखा हुआ मैं यूनिवर्सिटी में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह एक दास्तान है जो फसाने अजायब है, समझे, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर है। और ये जो है ये मज़ीद मुताले के लिए जो दिया गया है वहाँ से ये चैप्टर है, क्योंकि इससे भी आपके एग्ज़ाम में सवालात पूछे जाते हैं। और पूछे ही नहीं जाते हैं बल्कि इससे 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 2 मार्क्स में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। तो इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस सबक को एक्सप्लेन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपके किताब में जो सवालात पूछे गए उन सब को मैं आज की इसी वीडियो में हल भी कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ हिस्से नसर की तरफ और हिस्से शायरी की तरफ। तो हिस्से नसर में जो हम पढ़े थे वहाँ एक सबसे पहला सबक जो था वो एक खाका था, है ना, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का लिखा हुआ एक खाका था। उसके बाद हम 3 मजमून पढ़े थे, एक इंशाइया पढ़े थे, उसके बाद एक दास्तान पढ़े थे बागो बहार, याद होगा आपको। उससे भी बहुत सारे, सबसे ज़्यादा सवालात जो है वो बागो बहार जो एक दास्तान है जिसके मुसन्निफ़ मीर अमन देहलवी है वहाँ से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये भी एक दास्तान है। तो वहाँ मैंने दास्तान के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था और एक वीडियो नहीं बल्कि 3 वीडियो मैंने दास्तान पर बनाया था। एक वीडियो में मैंने पूरे दास्तान को एक्सप्लेन किया था, दूसरे में मैंने सारे सवालों को हल किया था और तीसरी वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव को हल किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर देखेंगे। लेकिन वहाँ पर हमने आपको दास्तान के बारे में अच्छे से बता दिया था कि दास्तान क्या होता है। खैर, मैं फिर से यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ को हम क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। यही है, इसका डिफिनेशन यही है, आप इतना ही याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी इसी तरह के सवालात पूछे जाते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ कौन है? देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। ऑप्शन में रहेगा नाविल, दास्तान, ड्रामा और मसनवी। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा चुका है और 1-2 मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा पूछा जा चुका है। तो किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ को हम क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। तो अगर ये सवाल आ जाए तो आप इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तो हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए। अब हम इसमें जो ये एक दास्तान है इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने किताब का ही यहाँ पर सेट कर दिया है ताकि आप किताब से देखते रहो और मैं इसे आसान लफ्ज़ों में आपको बताता चलूँ। तो देखिए क्या लिखा है, सरजमीन यमन में एक बादशाह था, यानी यमन में एक बहुत अच्छा बादशाह था। वहाँ के लोग भी उन्हें बहुत चाहते थे। मैं ये जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ वर्ड भारी भारी लग रहा होगा आपको देखने में, तो मज़ा नहीं आता होगा पढ़ने में, उसे ही मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यमन में एक बहुत अच्छा बादशाह था, वहाँ के लोग भी उन्हें बहुत चाहते थे। उसे नेक सीरत और फरखंदा बख्त भी कहा जाता था। अब यहाँ पर नेक सीरत और फरखंदा बख्त आया तो कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो उसे नेक सीरत यानी अच्छे किरदार वाला शख्स और फरखंदा बख्त यानी खुश नसीब, समझे। तो यानी कहने का मतलब है कि वहाँ के लोग जो है ना वो उस बादशाह को, यमन के बादशाह को अच्छे किरदार वाला शख्स और खुशनसीब समझता था, समझे। इसलिए वहाँ के लोग उन्हें क्या कहते हैं? नेक सीरत और फरखंदा बख्त कहते थे। अगर कोई साइल का मतलब होता है मांगने वाला, समझे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अगर कोई साइल यानी मांगने वाला उसे आवाज़ देता तो उनकी बातों पर वह तवज्जो देता। ऐसा नहीं है कि वो मतलब मांगने वाला कुछ बोल रहा है तो बादशाह उसकी बातों पर तवज्जो न दे, बल्कि वो जो बादशाह था उनकी बातों पे तवज्जो देता था और उनकी ख्वाहिश पूरी करता था। इसलिए वहाँ का आवाम जो है ना वो खुदा दोस्त भी कहने लगे थे। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें, हमने
वहाँ पर पढ़ाया था, अलम की कुल 6 किस्में हमने पढ़ाया था, इस्मी, कुन्नियत, लक़ब, ख़ताब, उर्फ़ और तखल्लुस। तो हमने वहाँ पर क्या कहा था कि आवाम के तरफ से जो एजाज़ दिया जाता है उसे हम लक़ब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो यमन के बादशाह को वहाँ के आवाम जो है वो खुदा दोस्त कहने लगे थे, समझे। तो ये जो खुदा दोस्त है ये क्या है, लक़ब है जो बादशाह को मिला था वहाँ के आवाम के तरफ से। ठीक है, तो आप उम्मीद है समझ रहे होंगे। अच्छा, एक दिन कोई शख्स आया और सवाल किया कि अगर तू खुदा दोस्त है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर देख रहे हैं ना, वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक दिन कोई शख्स आया और सवाल किया कि अगर तू खुदा दोस्त है तो यह जो सल्तनत है यह मुझे 3 दिनों तक के लिए दे दे। खुदा दोस्त का मतलब होता है यानी अल्लाह को पहचानने वाला नेक बंदा जो होता है ना, वही। तो क्या कहते हैं, एक शख्स आया और सवाल किया कि अगर तू खुदा दोस्त है तो यह जो सल्तनत है यह मुझे 3 दिनों तक के लिए दे दे। तो अब ये सल्तनत दे दे, तो अब यहाँ पर कोई भी मतलब सोचेगा कि ये क्या बोल दिया, लेकिन बादशाह जो है ना वो क्या किया कि बादशाह ने फरमाया ठीक है, और ऐलान कर दिया कि जो इसकी नाफरमानी करेगा, किसकी, वो जो शख्स आया था जिन्होंने कहा था कि 3 दिनों के लिए सल्तनत मुझे दे दे, उसकी। तो बादशाह ने कहा कि जो शख्स इसकी नाफरमानी करेगा मुर्द इताब सुल्तानी, यानी उसको सज़ा दी जाएगी, ऐसा समझे। और फिर सल्तनत 3 दिनों तक के लिए उस शख्स को दे दिया। समझ रहे हैं आप बात को। तो वो जो बादशाह है वो सल्तनत उस शख्स को 3 दिनों तक के लिए दे दिया। अब क्या है आगे, उसके बाद वह शख्स जो है वो वहाँ का बादशाह हो गया, और अब वो जो बादशाह हो गया तो वहाँ का यानी हुक्मरानी करने लगा। अब हुक्मरानी करने लगा, अब जब 3 दिन पूरा हो गया तो बादशाह जो है ना वो चौथे दिन उस शख्स के पास गया और कहा कि तुमने जो हमसे वादा किया था वो वादा तो मैंने पूरा कर दिया, और वो वादा जो है वो अब पूरा भी हो गया है, अब मेरा सल्तनत मुझे दे दो। ये बादशाह जो है वो 3 दिनों का वादा किया था वो शख्स, तो वो बादशाह जो है वो उनके पास चौथे दिन गया और कहा कि मैंने आपका वादा पूरा किया, अब आपका 3 दिन भी पूरा हो चुका है, अब मेरा सल्तनत मुझे दे दो। अब देखिए क्या हुआ, अब वह शख्स कहने लगा ये तो फ़कत इम्तिहान था, मुझे बादशाहत में बहुत ही मज़ा मिला, इसलिए खुदारा ये ताजो तख्त मुझे फ़ौरन हमेशा के लिए बख्श दे। देख रहे हैं ना आप, 3 दिन में ही उसे इतने मतलब वहाँ मज़ा आया कि अब वो कहने लगा कि मुझे ये बादशाह हमेशा के लिए सौंप दे। देखिए दास्तान जो होती है ना वो झूठी कहानी होती है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है, बस आप सुनते रहें। तो हाँ, कहाँ था मैं, क्या कहते हैं, वो बादशाह जो है ना, मुझे बादशाहत में बहुत ही मज़ा मिला, इसलिए खुदारा ये ताजो तख्त मुझे फ़ौरन हमेशा के लिए बख्श दे, ये उन्होंने कहा। ये यक लख्त यानी फ़ौरन होता है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, फिर तुम ही यहाँ का बादशाह रहो, मैं खुशी खुशी यह ताजो तख्त तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम्हें ही यह सल्तनत मुबारक हो। इतना कहने के बाद बादशाह अपने दिल को समझाते हुए दोनों बेटों, याद रखेंगे बादशाह के पास 2 बेटे थे, एक की उम्र जो थी वो 7 साल थी छोटे वाले का, और बड़े वाले का जो था वो 9 साल। तो आप याद रखेंगे, इतना कहते ही बादशाह अपने दिल को समझाते हुए दोनों बेटों और बीवी का हाथ थामते हुए कुछ अपनी ज़रूरत का सामान साथ में रखा और वहाँ से बाहर निकल आया। समझ गया, वहाँ से क्या किया, वो बाहर निकल आया, दूसरे शहर की तरफ मतलब निकल गया। वह एक शहर से दूसरे शहर भटकते हुए नई नई जगहों से आगे बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उन्हें कहाँ जाना है उन्हें तो खुद मालूम नहीं था, इसलिए वह आगे बढ़ रहा था। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक शहर मिला जहाँ बादशाह को मुसाफिर खाना मिला। बादशाह अपने फैमिली के साथ गया और मुसाफिर खाने में आराम करने की गर्ज से ठहरा। कुछ देर के बाद इत्तेफाकन एक सौदागर उनके पास पहुंचा। बादशाह को सलाम किया, बादशाह ने सलाम का जवाब दिया। फिर सौदागर ने कहा कि मैं एक ताजिर हूँ, मेरा काफ़िला बाहर है, मेरी औरत को दर्द ज़े हो रहा है। दर्द ज़े यानी डिलीवरी का दर्द, समझे। दर्द ज़े का मतलब वही जब बच्चा होने वाला होता है उस वक्त जो दर्द होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्द ज़े कहते हैं। तो उन्हें जो है वो डिलीवरी का दर्द हो रहा था। अब यहाँ कोई वो कहा कि मेरी औरत को दर्द ज़े हो रहा है, यहाँ कोई दाई यानी नर्स नहीं मिल रही है, इसलिए आप अपनी बीवी को मेरे साथ जाने दें ताकि उसकी मदद से उसके रंज को निजात मिले, समझे।
तो बादशाह शुरू से रहमदिल था। उसने सोचा कि मेरी बेगम किसी के काम में आ जाएगी, ये तो अच्छी बात है। फिर बादशाह ने अपनी बेगम से कहा, ज़हे नसीब जाओ और उनकी परेशानी को दूर करो। यानी बादशाह ने अपनी बेगम को जाने की इजाज़त दे दी। समझ गए। फिर बादशाह की बीवी बगैर देर किए उस सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर सौदागर ने उसे घोड़े पर बैठाया और क्या कहते हैं वहाँ से चल पड़ा। अब वहाँ से बहुत ही तेज़ रफ्तार में भाग निकला। अब बादशाह दोपहर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब बेगम ना आई तो ख्याल आया कि खुद जाकर तलाश करूं, शायद मिल जाए। तो दोनों बेटों के हाथ थामे। मैंने शुरू में ही बताया था कि बादशाह के पास दो बेटे थे। एक जो छोटा वाला था उससे की उम्र 7 साल थी और बड़े वाले की 8 साल। तो दोनों बेटों के हाथ थामे उस मुसाफिर खाने से बादशाह अपनी बेगम के तलाश में निकल पड़ा। खूब तलाश किया, लेकिन बेगम की कोई खबर नहीं आई। अब बादशाह भी थक चुका था, उसके जिस्म में चलने की ताकत नहीं थी, लेकिन बीवी को छोड़ना भी दिल को गवारा नहीं था। समझे। तो क्या कहते हैं, फिर भी वो चलता रहा बादशाह। इसी बीच चलते चलते उसके सामने एक नदी आ गई। यहीं पे कहानी शुरू होती है और यहीं से सवाल बनता है, याद रखेंगे आप, मैं आगे चल के बताऊंगा। मगर नदी में न तो कोई कश्ती न डोंगी यानी छोटा नाव, कश्ती का मतलब आप समझ गए ना, वही नाव, और डोंगी यानी छोटा नाव, और न मल्लाह मौजूद था। इसलिए बादशाह ने सोचा कि अब तैरकर ही उसे पार किया जाए। तो क्या कहते हैं, उसने मतलब बादशाह ने बड़े बेटों को नदी के किनारे बैठा दिया और छोटे बेटे को कंधे पर उठाया और नदी पार करने लगा। अब बड़े बेटे थोड़ा होशियार होते हैं, ऐसे भी वो दो बेटे हैं, बड़ा वाला थोड़ा होशियार हो जाता है ना, तो उन्होंने सोचा कि पहले छोटे बेटे को मैं नदी से पार करा दूं, फिर बड़े बेटों को पार कराऊंगा। तो बड़ा बेटा को याद रखेंगे आप, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बड़े बेटे की मौत कैसे हुई और छोटे बेटे की मौत कैसे हुई, यही पूछा जाएगा। तो बड़े बेटे को जो है वो क्या कहते हैं नदी के किनारे बैठा दिया और छोटे बेटे को क्या कहते हैं कंधे पर उठाया और नदी पार करने लगा। अब आगे देखिए, अभी आधा दरिया ही पार किया था, यानी अभी आधा नदी ही पार किया था कि नदी के किनारे वाले बेटे को भेड़िया उठाकर ले गया। और जब भेड़िया उठाकर ले जाने लगा तो वो चिल्लाया तो बादशाह आवाज़ सुनकर घबराया और इधर देखने जो लगा तो जो छोटा बेटा कंधे पर बैठा था वह नदी में गिर पड़ा। तो इस तरह से बड़े लड़के को भेड़िया ले गया और छोटा बेटा जो था वो दरिया में डूबकर मर गया। तो अब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अगर कि छोटे बेटे की उम्र क्या थी, या छोटे बेटे की मौत कैसे हुई, या बड़े बेटे की उम्र क्या थी, या बड़े बेटे की मौत कैसे हुई, तो आप बता देंगे कि छोटे बेटे की उम्र 7 साल थी और छोटे बेटे की जो मौत जो है वो नदी में डूबने से हो गई, और बड़े बेटे जो है उसकी उम्र 9 साल थी, जो जिसे भेड़िया खा गया, ले गया। तो इस तरह से उनकी मौत हो गई। ठीक है। तो खैर भेड़िया खा रहा है, बच्चा खूब चिल्ला रहा है, लेकिन बादशाह कुछ नहीं कर सका, बस तड़प कर रह गया। तो बस आपके नसाब में इतना ही है। हालांकि इसके आगे भी बहुत लंबी दास्तान है, समझे, लेकिन क्या कहते हैं आपको इतना ही पढ़ना है। तो उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम पहले इस सबक के ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, उसके बाद कुछ सवालात जो है जो 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आप खुद ही बना लेंगे। तो चलिए अब हम सीधे सीधे टेलीग्राम पर चलते हैं, जहाँ से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं टेलीग्राम पर। यहाँ पर है स्टार्ट दिस क्यूज, इस पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद आई एम रेडी, थोड़ी देर वेट करें, उसके बाद खुद ब खुद ये क्विज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, किस्सा गोई की कदीम नस्री सिन्फ को क्या कहते हैं। अभी जस्ट मैं आपको कहानी एक्सप्लेन कर रहा था, तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किस्सा गोई की कदीम नस्री सिन्फ को क्या कहते हैं। तो अफसाना नहीं कहते हैं, नावल भी नहीं कहते हैं, मजमून भी नहीं कहते हैं, दास्तान कहते हैं। अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे है फसाने अजायब का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। तो मैं आपको बताया था कि आपके नसाब में बागो बहार और फसाने अजायब पढ़ना है, जो दोनों क्या है, दास्तान है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दास्तान। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सबेरस क्या है, या सबेरस के मुसन्निफ कौन है। तो सबेरस दास्तान है, इसके मुसन्निफ मुल्ला वजही है।
और ये पहली अदबी दास्तान है, ये भी आप याद रखेंगे। अलिफ लैला क्या है, तो ये भी एक दास्तान है, तो ये सब आप याद रखेंगे। इसलिए इसका भी सही जवाब क्या है, दास्तान है। आगे है फसाने अजायब किसकी तसनीफ़ है, तो शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ मीर अमन देहलवी, इनका तो है नहीं क्योंकि इनका बागो बहार या गंजे खूबी रहता तब होता। रतननाथ सरशार नहीं, अब्दुल हलीम शर नहीं, रजब अली बेग सरवर, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे है मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर कब पैदा हुए, तो जी हाँ, आपके किताब में लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर जो सुरूर, सरवर नहीं सुरूर, मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर कब पैदा हुए, तो आपके किताब में है 1785-86 के करीब में पैदा हुए, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, आगे क्या है, सुरूर का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, तो सुरूर का पूरा नाम क्या है यहाँ पर, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग नहीं, मिर्ज़ा रजब अली बेग, जी बिल्कुल यही है। और इनके वालिद साहब का नाम मिर्ज़ा असगर अली है, जो मैं आगे भी बताऊँगा और मैं बता भी चुका हूँ, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे है मिर्ज़ा रजब अली कहाँ के बाशिंदे थे, ये सवाल कई मरतबा पूछा जा चुका है, समझे, इसलिए याद रखेंगे आप मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदे थे, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी में जो लखनऊ दिख रहा है वो हो जाएगा, और ये पूछा जा चुका है कई मरतबा। आगे है मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर के वालिद का क्या नाम था, तो आप जान ही चुके होंगे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, इनके वालिद का नाम जो था वो मिर्ज़ा असगर अली बेग था। तो यहाँ पर कहाँ है मिर्ज़ा असगर अली बेग, ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे है सवाल नंबर 8 में, मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की तालीम व तरबियत कहाँ हुई थी। जी हाँ, तो इनकी तालीम व तरबियत कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। ये बाशिंदा कहाँ के थे, लखनऊ के थे, तो इनकी तालीम भी जो है ना वो यहीं हुई थी, कहाँ, लखनऊ में। आगे है सवाल नंबर 9, रजब अली बेग सुरूर से कौन सी किताब मंसूब है। अगर यहाँ पर रहता मीर अमन देहलवी से कौन सी किताब मंसूब है, तो गंजे खूबी और बागो बहार ये दोनों हो जाता, मीर अमन देहलवी यहाँ रहता तब, लेकिन यहाँ पर है रजब अली बेग सरवर, तब यहाँ पर हो जाएगा क्या, फसाने अजायब, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। अगर देखें यहाँ पर रजब अली बेग सरवर की जगह यहाँ पर रहता है कि मीर अमन देहलवी से कौन सी किताब मंसूब है, तब यहाँ पर क्या क्या जवाब हो जाता, गंजे खूबी भी हो जाता और बागो बहार भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है रजब अली बेग सरवर से, तब फसाने अजायब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मैं इसलिए बताते चल रहा हूँ क्योंकि वो सवालात पूछे जाते हैं। आगे है फसाने अजायब किसकी दास्तान है, तो फसाने अजायब मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर की दास्तान है। अच्छा, यहाँ पर अगर रहता बागो बहार किसकी दास्तान है, तब क्या हो जाता, मीर अमन देहलवी की दास्तान है। यानी इन दोनों दास्तान को आप पढ़ेंगे ना तो आसानी से याद कर लेंगे आप, इसमें भी आप पढ़ रहे हैं तो मैं याद करा दूंगा आपको, क्योंकि मिलता जुलता काफ़ी सवाल नज़र आएगा। आगे है रजब अली बेग सुरूर का लगाव झैल में से किस किस से था, तो आपकी किताब में ही दिया गया है कि रजब अली बेग सुरूर से का लगाव जो है वो फ़नून सिपहगरी, खत्ताती और मौसीकी इन तीनों से था, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे है सवाल नंबर 12, रजब अली बेग सुरूर किस अय्याम में शायरी शुरू की थी। जी हाँ, बचपना में, जवानी में या बुढ़ापे में या फिर इनमें से कोई नहीं, तो रजब अली बेग सुरूर जो है वो क्या कहते हैं, जवानी के अय्याम में जो है वो शायरी शुरू किए थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे है रजब अली बेग सुरूर किसके शागिर्द थे। अच्छा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन, इसका जवाब तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताएं रजब अली बेग सुरूर के जगह अगर यहाँ पर रहता कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग किसके शागिर्द थे, तो किसके शागिर्द थे, नज़ीर अहमद के, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता ये सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, तो शिबली नोमानी हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, रजब अली बेग सुरूर जो है वो किसके शागिर्द थे, तो वज़ीर आगा नवाजिश के शागिर्द थे, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे आप, ये सब पूछे जाते हैं, VVI क्वेश्चन है। आगे है रजब अली बेग सुरूर सारी उम्र माशी एतबार से मतलब खुशहाल ही रहे या फिर परेशान ही रहे, यहाँ पर यही दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पर खाली जगह पर आएगा,
तो क्या रहे, तो रजब अली बेग सुरूर जो है वो सारी उम्र माशी एतबार से परेशान ही रहे थे। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। आगे है रजब अली बेग सुरूर के ज़माने में लखनऊ से कानपुर आए, यानी खाली जगह पर यहाँ पर क्या भराएगा, तो रजब अली बेग सुरूर जो है वो किसके ज़माने में, गाज़ीउद्दीन हैदर, यानी रजब अली बेग सुरूर जो है वो गाज़ीउद्दीन हैदर के ज़माने में लखनऊ से कानपुर आए थे। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे है रजब अली बेग सुरूर किसके ओहदे में दोबारा लखनऊ वापस आए। देखिए अभी क्या क्वेश्चन ऊपर में पूछा था, ऊपर में पूछा था कि लखनऊ से कानपुर किसके ज़माने में आए थे, तो वो गाज़ीउद्दीन हैदर के ज़माने में। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रजब अली बेग सुरूर जो है वो किसके ओहद में दोबारा लखनऊ वापस आए, तो लखनऊ से कानपुर जो है वो गाज़ीउद्दीन हैदर के ज़माने में है, लेकिन अब दोबारा जो है वो किसके मतलब ओहद में गए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नसीरुद्दीन। देखिए ऊपर में ऑप्शन ए में क्या है, नसरुद्दीन दिया गया है, या छूटा हुआ है, इसलिए ये गलत है। नसीरुद्दीन सही है, इसमें या है, समझे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखें, किसकी दौरे हुकूमत में सुरूर को मुलाजमत का शर्फ हासिल हुआ, तो किसके दौरे हुकूमत में सुरूर को मुलाजमत का शर्फ हासिल हुआ, तो मोहम्मद अली शाह के, ऑप्शन ए में जो है वो इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 18 में है, ओहदे वाजिद अली शाह, जी ओहदे वाजिद अली शाह में रजब अली बेग सरवर का कितने रुपये माहाना पर तकर्रुर हुआ। अब देखिए इस सवाल का जवाब बताने से पहले मैं आपको बागो बहार से बताता हूँ। वहाँ पर क्या आपसे पूछा जाएगा, बागो बहार जो आपको पढ़ना था उसमें पूछा जाएगा कि मीर अमन देहलवी को कितने रुपये माहाना मिलता था, समझे, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 40 रुपया माहाना। महीना यानी वो जो काम करते थे, जहाँ वो मुलाजमत करते थे, तो उन्हें महीना कितने रुपया मिलता था महीना, तो 40 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ओहदे वाजिद अली शाह में रजब अली बेग सरवर का कितने रुपये माहाना पर तकर्रुर हुआ, तो 50 रुपये। ये तो हो गया। अब एक और सवाल सुनिए, आपसे पूछा जाएगा कि बागो बहार मीर अमन देहलवी जो है, तो बागो बहार लिखने पर मीर अमन देहलवी को कितने रुपये का इनाम मिला, तब आप क्या कहेंगे, बागो बहार लिखने पर मीर अमन देहलवी को जो है वो 500 रुपये का इनाम मिला। याद रखेंगे आप, ये सवाल पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, महाराजा बनारस ने रजब अली बेग सरवर को कितने रुपये पर मुलाजिम रखा। ये सवाल तो आप याद रखेंगे ही, क्योंकि ये सवालात कई मरतबा, एक दो मरतबा नहीं बल्कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो शायद आपको 7-8 मरतबा मिल जाए पूछा हुआ। सेंटअप एग्ज़ाम हो या फिर आपके फाइनल एग्ज़ाम हो, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महाराजा बनारस ने रजब अली बेग सरवर को कितने रुपये पर मुलाजिम रखा था, तो 100 रुपये पर। और अगर आपसे पूछे कि बागो बहार लिखने पर मीर अमन देहलवी को कितने रुपया मिला था, तो 500 रुपया मिला था। या फिर आपसे पूछे कि मीर अमन देहलवी को माहाना कितने मिलता था, तो 40 रुपया मिलता था। या फिर अभी जस्ट ऊपर गुजरा है कि ओहदे वाजिद अली शाह में रजब अली बेग सरवर का कितने रुपये माहाना पर तकर्रुर था, तो 50 रुपये। तो इन सब बातों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। आगे है, मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर की वफ़ात कब और कहाँ हुई, तो इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1785-86 के करीब में हुई थी, जो मैं आपको ऊपर बताया था। अब इनकी वफ़ात पूछा जा रहा है, तो इनकी वफ़ात जो है वो 1869 ईस्वी में कब हुई थी, 1869 ईस्वी में रामनगर में। देखिए इसमें 1869 यहाँ पर भी ऑप्शन है, लेकिन जगह पंचपट्टी लिखा हुआ है, जहाँ इनकी वफ़ात के बाद क्या कहते हैं, तदफीन अमल में आई थी। तो वफ़ात कब और कहाँ हुई थी, तो रामनगर में हुई थी, याद रखेंगे आप, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे है, मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की तदफीन किस मकाम पर हुई, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ ना कि पंचपट्टी में हुई थी। और देखिए ना ऑप्शन में बेनी पट्टी भी दिया हुआ है कन्फ्यूज़न के लिए, तो ये सब आप याद रखेंगे, पंचपट्टी। आगे है, रजब अली बेग सुरूर उर्दू दुनिया में अपनी किस तसनीफ़ की वजह से मशहूर व मारूफ हुए, तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा सही जवाब, वो जो है वो फसाने अजायब ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर रहता मीर अमन देहलवी जो है वो अदबी दुनिया में किस तसनीफ़ की वजह से मशहूर हुए, तो वो बागो बहार हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, रजब अली बेग सरवर से, तो इसलिए फसाने अजायब है। आगे है, दास्तान फसाने अजायब कब लिखी गई थी,
तो दास्तान फसाने अजायब जो है वो कब लिखी गई थी? 1885 ईस्वी में लिखी गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे है दास्तान फसाने अजायब कहाँ लिखी गई थी? अच्छा, यहाँ पर अगर रहता दास्तान बागो बहार कहाँ लिखी गई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कोलकाता में पड़ता है वहाँ लिखी गई थी। क्या रहता तब? यहाँ पर बागो बहार रहता तब, लेकिन यहाँ पर फसाने अजायब है, तो फसाने अजायब जो है वो कानपुर में लिखी गई थी। ठीक है, ये सब याद रखेंगे आप। कितना मिलता जुलता है दोनों दास्तान में, आप देख रहे हैं। आगे देखिए आप, क्या है? सरवर सुल्तानी, शगुफ़े मोहब्बत, सबिस्तान सुरूर, गुलजार सुरूर, फसाने इबरत, शरार इश्क, नसर नसर निसार, फसाने अजायब और इंशाए सुरूर किन की किताबें हैं? तो ये तो खैर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए आपको मालूम है कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की किताब है, लेकिन आपको इसमें से याद रखना है 3-4 किताब आप याद रखेंगे। जैसे नाम ही में है सुरूर, तो सुरूर सुल्तानी याद रख लेंगे आप, शगुफ़े मोहब्बत याद रख लेंगे, फसाने अजायब याद रख लेंगे, गुलजार सुरूर याद रख लेंगे। इसलिए याद रखें क्योंकि आपसे हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ दे कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर के 2 किताबों का नाम लिखे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, फसाने अजायब में बादशाह किसके करीब में आ जाता है? देखिए अभी जस्ट मैं आपको कहानी में बता रहा था, तो वहाँ पर आपको मालूम ही होगा किसके करीब में आ जाता है। जब बादशाह मुसाफिर खाने में बैठे रहते हैं, जब वहाँ मतलब भटकते भटकते एक शहर से दूसरे शहर से भटकते भटकते एक मुसाफिर खाना उन्हें मिलता है, वहाँ आराम करने के लिए बैठते हैं, तो वहाँ कौन मिलता है? तो सौदागर मिलता है ना, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। शुरू से सुनते आते होंगे तो आपको तो जवाब मालूम ही होगा, इससे आगे का जो भी सवाल आएगा। आगे है दास्तान फसाने अजायब बागो बहार से तकरीबन कितने वर्षों के बाद शाये हुआ? अच्छा, इस सवाल को अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये सवाल कहाँ से ले लिए, तो देखिए ये सवाल आपकी किताब में जो है वो आपके किताब से ही मैं लिया हूँ, 199 पेज नंबर से। ठीक है, आपने पढ़ा जो लिखा हुआ है उसमें ये क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? दास्तान फसाने अजायब बागो बहार से तकरीबन 20 वर्षों के बाद शाये हुआ था। ठीक है, आगे है दास्तान फसाने अजायब में किस मुल्क के बादशाह का हालोजार बयान किया गया है? तो मैंने आपको सबसे पहले जब इस अफसाना को एक्सप्लेन किया था तो मैंने क्या कहा था? सरजमीन यमन में एक बादशाह था, तो इसलिए इसका सही जवाब है यमन। और अगर यहाँ पर रहता है कि दास्तान बागो बहार में किस मुल्क का मतलब किस्सा बयान किया गया है, तो चीन, माँ चीन का, याद है ना आपको, मैं वहाँ पर बताया था। फिलहाल यहाँ पर फसाने अजायब पूछा है इसलिए यमन हो गया। आगे है फरखंदा बख्त किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है? वो जो मैं आपको बताया था ना कि सरजमीन यमन में एक बादशाह था, वहाँ के लोग जो है वो यहाँ के बादशाह को नेक सीरत फरखंदा बख्त कहते थे। तो फरखंदा बख्त किसको कहा गया है? तो वहाँ के बादशाह को। कहाँ के बादशाह को? यमन के बादशाह को, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। साइल को क्या मिला? जी हाँ, साइल किसे कहते हैं? मांगने वाला को कहते हैं। तो वो जो बादशाह से उन्होंने क्या कहा था, याद है ना आपको? पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, ताजो तख्त देने के लिए कहा था, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। आगे है बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया? तो एक शहर से दूसरे शहर मतलब भटकते भटकते भटक रहा था, तो वो मतलब एक शहर से दूसरे शहर चला गया, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। सौदागर ने बादशाह के साथ कैसा सलूक किया? तो उनकी बीवी को ही लेकर भाग निकला चुट्टा, तो इसलिए सौदागर ने बादशाह के साथ कैसा सलूक किया था? धोखाबाजी का सलूक किया था, धोखाबाजी। ये धोखाबाजी हुआ ना, दगाबाजी, धोखाबाजी, ये सब क्या वही है। बादशाह की बेगम किसके साथ थी? तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग बच्चे शुरू से मतलब वीडियो देखते आ रहे हैं, सौदागर के साथ थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ। दास्तान फसाने अजायब में बादशाह के पास कितना लड़का था? मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि दास्तान फसाने अजायब में बादशाह के पास जो है वो 2 लड़का था। छोटा लड़का जिसकी उम्र 7 साल थी और बड़े लड़की जिसकी उम्र 9 साल थी, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर क्या पूछा गया है? दास्तान फसाने अजायब में बादशाह के पास कितना लड़का था? तो 2 लड़का था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है
दास्तान फसाने या जाए में बादशाह के बड़े बेटे की उम्र क्या थी। तो एक छोटे वाले की 7 साल और बड़े वाले की 9 साल, इसलिए बड़े वाले की यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बड़े वाले की 9 साल हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 26 में, दास्तान फसाने या जाए में बादशाह के छोटे बेटे की उम्र क्या थी। अब यहाँ पर छोटे बेटे पूछा जा रहा है तो 7 साल याद रखेंगे, ठीक है। आगे है, दास्तान फसाना या जाए में बादशाह के छोटे बेटे की मौत कैसे हुई। तो मैं आपको इंड में बताया था ना, जब कहानी एक्सप्लेन कर रहा था, तो कि अच्छा एक बात आप याद रखें, बड़ा बेटा और छोटा बेटा है ना, तो बादशाह जो है वो बड़े बेटे को क्या किया, वो नदी के किनारे बैठा दिया कि पहले मैं एक को पार करता हूँ, उसके बाद तुम्हें भी पार करूँगा। तो बड़े बेटा जो है वो नदी के किनारे बैठा था और छोटे बेटा को पार ही कर रहे थे बादशाह, कि उसी बीच में क्या आ गया, भेड़िया आ गया, और भेड़िया आकर बड़े बेटे को खाने लगा, जिस वजह से वो चिल्लाया तो उनके मतलब बादशाह जो है वो इधर देखे कि क्या हुआ। उसी बीच कंधा से उसका छोटा बेटा नदी में गिर गया। तो छोटे बेटे की मौत कैसे हुई, नदी में डूबने से हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, दास्तान फसाने अजायब में बादशाह के बड़े बेटे की मौत कैसे हुई। तो बड़े बेटे की मौत कैसे हुई, तो वो जो नदी के किनारे बैठा था, तो भेड़िया जो है वो आकर आ गया था और उसे खाने लगा, तो इसलिए भेड़िया के खाने से जो है वो बड़े बेटे की मौत हो गई। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया। उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आपकी किताब में जो क्वेश्चन दिया गया उसके तरफ। जी, तो ये आपकी किताब में आप बताइए करके पेज नंबर 200 पर क्वेश्चन दिया गया है कुछ, उसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, फरखंदा बख्त किसको कहा गया है। तो फरखंदा बख्त किसको कहा गया है, यमन के बादशाह को जो है वो फरखंदा बख्त कहा गया है। मैं आपको बताया था ना, क्या कहते हैं, जब कहानी एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसके बाद है, साइल को क्या मिला। तो ये अभी जस्ट क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में भी आया था, साइल को ताजो तख्त मिला। आगे है, बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया। तो बादशाह सल्तनत छोड़कर दूसरे शहर चला गया, ये भी ऑब्जेक्टिव में अभी जस्ट आया था। आगे है, सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सलूक किया, ये भी अभी ऑब्जेक्टिव में आया था। सौदागर ने बादशाह के साथ जो है वो धोखाबाजी का सलूक किया था, ठीक है। आगे, बादशाह की बेगम किसके साथ गई, तो सौदागर के साथ गई, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। उसके बाद है, बादशाह किस मिजाज का आदमी था। तो अभी मैं आपको क्या कहते हैं कहानी एक्सप्लेन किया था, वहाँ पर बताया ही था कि बादशाह बहुत अच्छे मिजाज का आदमी था, वह नेकी और इंसाफ को पसंद करता था, उसकी नेकी की वजह से पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम था, यही सब लिखेंगे। उसके नेक सिफत की वजह से आवाम बादशाह को क्या कहते हैं बख्शिंदे ताज बख्त, नेक सीरत और फरखंदे बख्त वगैरह कहते थे। साथ साथ खुदा दोस्त का लक़ब भी दिया था। कोई भी साइल, जैसे मतलब कोई मांगने वाला कोई सवाल करता तो फ़ौरन उसकी फ़रियाद सुनी जाती थी और उसकी ज़रूरत को पूरी की जाती थी। यहाँ तक कि पूरे मुल्क के लोग उसे खुदा दोस्त के नाम से पुकारने लगे थे। तो यही चीज़ आपको लिखना है अगर आपसे पूछे कि बादशाह किस मिजाज का आदमी था। तो आगे, सौदागर ने बादशाह से क्या कहा। तो सौदागर ने बादशाह से क्या कहा था, सौदागर ने बादशाह से कहा था कि मैं एक ताजिर हूँ, काफ़िला बाहर उतरा है और मेरी बीवी को क्या है, दर्द ज़े है, यानी डिलीवरी का दर्द है। मैं दाई की तलाश में निकला हूँ लेकिन दाई मिल नहीं रहा। तो दाई मिल नहीं रही है, इसलिए आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, मेहरबानी कीजिए और अपनी नेक बख्त बीवी को खुदा के वास्ते मेरे साथ जाने दीजिए, ताकि मैं अपनी बीवी की तकलीफ़ से निजात दिला सकूँ, यही चीज़ बोला था। उसके बाद है, बादशाह की परेशानी क्यों बढ़ गई। तो आप जानते ही हैं कि बादशाह की परेशानी बेगम के खो जाने की वजह से बढ़ गई थी। सौदागर फरेब देकर बादशाह की बेगम को ले गया और काफ़िले के साथ दूर निकल गया। बादशाह दोपहर तक बेगम का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब बेगम नहीं आई तो सोचा कि खुद जाकर तलाश करना चाहिए आखिर माजरा क्या है। जब दोनों लड़कों को साथ लिया और तलाश में निकला, लेकिन बहुत तलाश किया, लेकिन क्या कहते हैं उन्हें नाकामी ही मिली। तो यही है कि बादशाह को की परेशानी क्यों बढ़ गई थी, यही चीज़ आप लिख देंगे। आगे है, बादशाह के बच्चे कहाँ गए। तो बेगम की तलाश में जब बादशाह अपने बच्चों के साथ चला तो एक दरिया के किनारे पहुंचा। दरिया में क्या कहते हैं न कश्ती थी न मल्लाह था,
जिस वजह से एक लड़का को दरिया के किनारे बैठाया और छोटे वाले को कंधे पर लेकर दरिया में उतर गया। अभी आधा दरिया ही पार किया था कि दरिया के किनारे वाले लड़के को किसने ले गया, भेड़ उठा कर ले गया और वह चिल्लाने लगा। जब ही चिल्लाया तो बादशाह ने जब उसकी तरफ देखा तो उधर दूसरा बेटा जो था उसका छोटा वाला वो कंधा से नीचे गिर गया, जिस वजह से छोटा वाला भी मतलब डूब कर मर गया। तो यही चीज़ है। अब आगे तवील सवालात है, सौदागर ने क्या धोखा किया। तो सौदागर ने क्या धोखा किया, मैंने आपको पूरी कहानी बताया था। उम्मीद है आप लिख लेंगे अगर क्वेश्चन आया तो। उसके बाद है बादशाह और साहिल के किरदार में क्या फ़र्क है। तो बादशाह और साहिल के किरदार में क्या फ़र्क है, ये तो आसान है। साहिल मांगने वाला है और बादशाह तो जान ही रहे, तो इसमें बस फ़र्क आपको वाज़ेह कर देना है। बादशाह का बेगम की तलाश में निकलने के बाद का किस्सा अपनी ज़बान में लिखिए, तो लिख दीजिए आप कि बादशाह क्या कहते हैं बेगम की तलाश में निकले तो उसके बाद क्या क्या किस्सा हुआ, वो तो कहानी में आपको बता ही दिया हूँ। बादशाह की बदकिस्मती का जायज़ा लीजिए, आसानी है क्वेश्चन। बादशाह के अहले खाना के साथ क्या हादसा पेश आया, तो आप समझ ही रहे हैं क्या क्या हादसा पेश आया था। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए आप अपने ज़बान में लिख लेंगे। तो उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक भी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।